हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। मैंने आपसे बोला था कि 31 नंबर क्वेश्चन से हम अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि 30 तक हमने कर लिया, आज हमारा सेकंड लेक्चर हो रहा है फिजिक्स का सेकंड सेमेस्टर में। तो आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, मतलब फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, वो पहले देख लें जाके। इसके बाद आगे 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सही संबंध इनमें से कौन सा है। तो सही संबंध कौन सा है? सीपी माइनस सीबी बराबर आर। सीपी माइनस सीबी बराबर आर, इसको ही हम बोलते हैं मेयर का फार्मूला। कहीं पे अगर आप कोई पूछ लेता है मेयर का फार्मूला बताइए, तो सीपी माइनस सीबी बराबर आर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है? एक न्यूमेरिकल है। वो कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में, दो वायुमंडलीय दाब, मतलब P बराबर दिया हुआ है 2 वायुमंडलीय दाब है, और उसमें लिखा है वायु का प्रसार 50 लीटर से 100 लीटर तक होता है। हम निकाल सकते हैं डेल्टा बी। डेल्टा बी बराबर 100 में से 50 का है, कितना बचेगा? 50 ही बचेगा। ओके, लेकिन है क्या? लीटर, तो एल लिख दिया। तुम्हें निकालना है कि कार कितना होगा, मतलब डब्लू बताना है। डब्लू बराबर, चूंकि फार्मूला क्या होता है, डब्लू बराबर फार्मूला होता है पी इंटू डेल्टा बी। ये फार्मूला आप लगाओगे। पी की वैल्यू 2 है, लेकिन ये क्या है? वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब में कितना चलता है? 1.013 10 की पावर 5। ठीक है, आप यहाँ से डब्लू बराबर पी डेल्टा बी लगाओगे। ओके फाइन, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 10 13 25, ये इतना पास्कल। आप ज़्यादा मत लगाओ, 10 13 2 तक कर लो फिर भी ठीक है। ये एक पास्कल का होता है, मतलब यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कितना है? 2, और एक 2 वायुमंडलीय दाब है। एक दाब में कितना होता है? 10 13 2, 10,132, आगे 5 भी होता है। ठीक है, इसकी इतनी गुणा करेंगे। डेल्टा भी 50 लीटर है। अब यहाँ से एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। यहाँ से 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर -3। इससे और गुणा कर देंगे। 10 की पावर -3 का मतलब क्या हुआ? 0.001। ओके, इससे और गुणा कर देंगे इसको, तभी आंसर आ जाएगा। और आई थिंक डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूं। देखो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना तो दिया हुआ है, P बराबर 2 पास्कल, डेल्टा V बराबर 50। 100 में से 50 गया, 50 बचेगा। तो मैं यहाँ पे W निकालना है, क्योंकि W बराबर वर्ग होता है P डेल्टा B। P की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा, एक उसमें पास्कल कितना का होता है दाब में? 1 पास्कल चलता है। 10 13 25, 10 13 25 इतना होता है 1 पास्कल, गुणा डेल्टा भी कितना है? 50, तो हो गया भाई साहब 50, ये हो गया 50। ठीक, लेकिन ये अभी लीटर में है, इसको बना लिया मीटर में, तो मीटर में बनाने के लिए 0.00 और 1 इससे और गुणा कर देंगे, तभी जो आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? प्रकृति में प्रत्येक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि निकाय की एंट्रोपी क्या होती है? वृद्धि हो या नियत रहे। वृद्धि भी हो सकती है, नियत भी रहती है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ जाता है और कांस्टेंट भी रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्क्रमणीय है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कौन सा होता है? अवस्था परिवर्तन का। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अवस्था परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जैसा कि है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है 125 डिग्री सी तथा 15 डिग्री सी तापों के मध्य कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार्नो इंजन की दक्षता तुम्हें बताने है, तो कार्नो इंजन की दक्षता के लिए पहले फार्मूला पता होना चाहिए। दक्षता का फार्मूला क्या होता है? दक्षता का फार्मूला होता है ईटा बराबर 1 माइनस T1/T2 होता है। ये ना समझ में, उससे बता दे रहे हैं भाई। ईटा बराबर होता है 1 माइनस का T1/T2, ये होता है T1। यहाँ से T1 कितना हो जाता है, सिंक का होता है। सिंक यहाँ पे कितनी है, 15 डिग्री सी। सिंक कितने है, 15 डिग्री सी। इसको केल्विन में बदलेंगे, 273 इसमें जोड़ेंगे, तो ये जब 273 इसमें जोड़ेंगे 15 में, तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 288 के लमसम आ जाएगा, 288 केल्विन। ठीक है। ऐसे ही 125 में जब 273 जोड़ेंगे तो लगभग 398 आ जाएगा। तभी यहाँ पे T1 की वैल्यू हो जाएगी 288, सिंक का आएगा ऊपर, T2 की जगह पे हो जाएगी, यहाँ से जोड़ेंगे कितना, इसको जब केल्विन में बदलेंगे तो 398, दोनों की वैल्यू रख देंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको परसेंटेज में निकालना है। 100 से और गुणा कर लेंगे इसको, पूरे को जो भी आएगा इसको 100 से गुणा कर लेंगे, तभी आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपके लिए कौन सा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक एक न्यूमेरिकल का आपको मेथड बताएंगे, लेकिन सॉल्व आपको करना है, 100% सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, 36 नंबर क्वेश्चन है। कार्नो इंजन की 0.0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य की दक्षता निकालनी है। अभी फार्मूला बताया था ईटा बराबर क्या बताया था, अभी फार्मूला बताया था ईटा बराबर 1 माइनस T1/T2, ये फार्मूला बताया था। इसको 100 से और गुणा कर लो तभी परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, T1 की वैल्यू सिंक के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे केल्विन बनाने के लिए, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, केल्विन। T2 को भी 273 में जोड़ेंगे, केल्विन बन जाएगा, तभी T1 का यहाँ से निकल आएगा 273, 373, वही आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है स्क्रीन पे, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 डिग्री सी 170 डिग्री तापों के में पथमणीय इंजन की दक्षता तुम्हें बतानी है। अभी बताया था दक्षता कभी भी है तो ईटा बराबर होता है 1 माइनस का T1/T2, ये फार्मूला लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 माइनस T1/T2 लगा देना, आंसर आएगा 25%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, 38 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब 10 ग्राम ऑफ बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में परिवर्तित किया जाता है तब एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। 10 ग्राम बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, इसको केल्विन में बना लो, 273 जोड़ देंगे और तुम्हें निकालना है एंट्रोपी। एक फार्मूला होता है एंट्रोपी का, एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है वो देखो। एंट्रोपी का फार्मूला बच्चों होता है डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी, ये फार्मूला होता है डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू बाई टी। अब कहोगे डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू बराबर होता है, यहाँ से जब आप क्यू निकालते हो तो क्यू बराबर फार्मूला चलता है एम एल। एम कितना है, 10 ग्राम, एम हो जाता है 10 ग्राम। बहुत बढ़िया, अब पूछा जाएगा आपसे एल, एल कितना होता है, एल इसके लिए होता है जल के लिए 80 कैलोरी, टोटल करोगे क्या आएगा 800 कैलोरी, तुम्हारे यहाँ पे 800 कैलोरी आ जाएगा। अब क्या करना है, 800 कैलोरी एंड डेल्टा क्यू हो जाएगा, ये 800 हो गया। टी तुम्हारे पास 273 दिया हुआ है, सॉल्व कर लो जो भी आएगा
उसको आंसर किससे मैच कराएगा, 2.93। यहाँ से जो भी आपका आंसर आएगा इसमें जब वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा क्यू बराबर दिया है 800, टी है 273, जब करोगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2.93 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदर्श ऊष्मा इंजन दो तापों 600 केल्विन 900 केल्विन के बीच संचालित होता है, दक्षता बतानी है। 600 और 900 के बीच चलता है, आपको दक्षता बतानी है। बहुत सरल है। कौन सा फार्मूला लगाओगे, ईटा बराबर 1 माइनस का T1 अपान T2 लगा दो, जो हो जाएगा सिंक का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर। सिंक के लिए 600 केल्विन, सोर्स के लिए 900, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन आएगा पता है, ऑप्शन आएगा सी, 33%। ठीक है, देखो कभी भी अगर परसेंट में लाना होता है तो हमेशा जो आपकी वैल्यू निकल के आई है उसको 100 से गुणा कर लो, 100 से आप गुणा करोगे परसेंटेज आ जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुदमड़ी इंजन स्रोत से 746 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, सिंक को 546 जूल ऊष्मा देता है। यदि स्रोत और सिंक के मध्य तापांतर 100 डिग्री हो तो उनके ताप होंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 373 273 केल्विन भी होगा और 100 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम टेम्परेचर हैं, बस इसको केल्विन में चेंज कर दिया। अगर आप इस वाले टेम्परेचर में 273 जोड़ दोगे तो पहला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसीलिए इसके दोनों ऑप्शन ठीक हैं। तो इसका ओवरऑल जो आंसर आएगा सी, ए और बी दोनों। अब कुछ बच्चों के मन में होगा भैया आया कैसे, देखो उनके लिए बता दूं, इसमें लिखा है सिंक और स्रोत दोनों का तापांतर 100 है, तो हमें दिया हुआ है T1 माइनस का T2 बराबर 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। लेकिन आगे एक इसमें और चीज दी हुई है, एक उत्परणीय इंजन स्रोत से 746 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है तथा सिंक को 546 जूल देता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q1/Q2 बराबर T1 अपॉन T2, पढ़ा है सबने। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 तुम्हारे पास दिया हुआ है, सिंक का कितना है 546, सिंपल है, और क्या है स्रोत उसमें जूल अवशोषित करता है, सिंक को 546 दिया जाता है। बहरहाल तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 पहला जो दिया हुआ है 746 अपॉन दूसरा दिया हुआ है 546, और बराबर हो जाएगा T1 अपॉन T2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब है अगर हम यहाँ से 546 को 273 घटाना, जरा कितना बच रहा है, 6 में से 3 गया 3, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 2 गया 2। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है 100 डिग्री, यहाँ पे जो है जूल में, यहाँ से हम इन्हें क्या करते हैं पता है, इसमें से 273 घटा देते हैं ऊपर नीचे। जब 273 घटाते हैं तभी पता क्या होता है, ऊपर क्या बचता है, 746 में से 273 घटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 373, और डिवाइड में आ जाएगा 546 में से 273 घटाओ 246, और इधर T1/T2 ये तो सेम है, T1 अपॉन T2। ठीक है, अब T1/T2 का रेशियो पता है, तुम्हें T1 माइनस T2 का पता है, तुम्हें निकालना क्या है, उनके ताप होंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से T1 की वैल्यू क्लियर कर लो, इस वाले से T1 की वैल्यू निकाल लो, और जो T1 की वैल्यू आए निकाल के वो इस वाले में पुट कर देना, तापांतर वाले में। ठीक है, समझे, जैसे कि यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, जैसे जे लिखा हुआ है, दोनों से 273 घटाओ ऊपर नीचे, तभी यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 273 आप घटाओगे तभी ऊपर हो जाएगा 373, और नीचे हो जाएगा 273, यही तो बनेगा। यहाँ से आ जाएगा 373, नीचे आ जाएगा
273 बराबर हो जाएगा T1 अपॉन T2। ओके, अब यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लो। T1 की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे और जो T1 की वैल्यू आएगी इस वाले में पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। दोनों टेम्परेचर आप निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है स्क्रीन पर, जब 17 डिग्री सी 76 डिग्री सी ताप 19 लीटर वायु का आयतन 0.5 लीटर कर दिया जाता है, तब अंतिम दाब क्या होगा। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन बच्चों, तब अंतिम दाब क्या होगा। अच्छी बात है। क्वेश्चन दिया हुआ है 41, जब 17 डिग्री सी 73 डिग्री सी ताप लीटर आयतन दिया हुआ है, आयतन रुद्धोष में 0.5 लीटर कर दिया जाता है, तब अंतिम दाब क्या होगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, P1 बराबर P2 V2, ये भी पढ़ा है। दोनों के अगर आयतन दिए हुए हों, पहले का प्रेशर भी दिया हुआ है, दूसरे का प्रेशर निकाल लो, पढ़ा है, सिंपल है, यहाँ से आप कर सकते हो। तो आप इसको ट्राई करना, अगर ये इस फार्मूले से हो जाएगा बढ़िया है, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। बात ये है न्यूमेरिकल बहुत लॉन्ग में निकल रहे हैं, तो यहाँ पे जगह है नहीं ज़्यादा जो हम आपको समझा पाए। आपको फार्मूला बता रहे हैं, इससे करके देखना, हो गया तो ठीक है, वरना हम आपको सोल्यूशन भेज देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 स्टोक चक्र के ऊष्मा इंजन में शक्ति प्रदान होती है केवल किस पे होती है, तृतीय स्टोक पर होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तृतीय स्टोक पर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 43वां क्वेश्चन है, गलत कथन को छांटिए। गलत कथन कौन सा है इनमें से। नियत दाब गैस के दाब आयतन का गुणनफल नियत होता है, यही वायल का नियम है, जो तो सही है। नियत दाब द्रव्यमान का आयतन परमताप के अनुपाती चल से नियम कहलाता है, ये भी सही है। नियत आयतन गैस के दाब परमताप के अनुपाती होता है, जो रेनॉल्ट का नियम कहलाता है, ये भी सही है। यही नहीं है, तो ऑप्शन उसमें कह रहा है गलत कथन छांटिए, तो गलत कथन तो यही है डी वाला, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ये 11th के चैप्टर से लिया गया है, वायल चार्ज का नियम आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 44 नंबर, अरे 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, दक्षता जबकि 117.1/6 दी हुई है, 103 पर प्राप्त करने के लिए कितनी जरूरत होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, इसमें दिया है फार्मूला, सबसे पहले क्या लगाओगे, ईटा बराबर 1 माइनस का T1 अपॉन T2। बहुत बढ़िया, तो मैं पहले दिया हुआ है 1/6 करोगे, यहाँ से दिया हुआ है 1/6 कर लिया, तो हमें दिया हुआ है 1 माइनस, अब उसमें क्या कह रहा है कि 170 डिग्री सी जो है इसको पहले केल्विन में चेंज करो, जब केल्विन में करोगे तो क्या हो जाएगा 390, कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। कह रहा है जबकि स्रोत का ताप, स्रोत हमेशा नीचे आता, सिंक ऊपर जाता, सिंक का तो हमें निकालना है, मान लीजिए सिंक का Tc1 कर दिया हमने, यहाँ से Tc1 हो गया, यहाँ से आप Tc1 निकालोगे कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 325 आ जाएगा केल्विन, 325 केल्विन आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले से निकालोगे, दूसरे में क्या है, दूसरे में यहाँ पे हो जाएगा दक्षता 1/3 है, तो यहाँ पे दूसरे के लिए दक्षता 1/3 कर देना, और प्राप्त करने के लिए कितने, वो तो टेम्परेचर स्रोत का तो वही रहेगा, यहाँ पे तो वही रहेगा 390, जो तो सेम रहेगा, 390 दोनों में कॉमन है, केवल यहाँ पे चेंजिंग आएगा, तब यहाँ से Tc2 निकल जाएगा, Tc2 जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 260 केल्विन, दोनों का डिफरेंस कर लोगे, शायद 35 आएगा, उसका परसेंटेज निकाल लोगे 65 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक परमाणु गैस के लिए मोल, दो परमाणु गैस के लिए मोल की मिश्रित किया जाता है, नियत आयतन पर गैसों के मिश्रण की मोलर विशिष्टता 2R होगी। अब कहोगे 2R कैसे होगी, एक परमाणु गैस के लिए देखो क्या होता है, एक परमाणु गैस के लिए होता है CB1 बराबर हो जाएगा 3/2R, एक परमाणु के लिए हो गया, दो परमाणु के लिए 5/2R हो जाता है, एक जो हो जाएगा 3/2, दो परमाणु के लिए 5/2R हो जाएगा। यहाँ से टोटल फार्मूला C1 CB बराबर हो जाता है N1 CB1 N2 CB2 अपॉन N1 प्लस का N2। तो यहाँ पे आप जैसे कि फार्मूला लगाओगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे, जैसे C1 CB2 दिया हुआ है, N1 N2 आपको 1 मान लेना है,
हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है? ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई, देख लो। दोनों के लिए n1 n2 1 मान लो, दोनों को जब वैल्यू पुट करोगे तो 2r वाला ही आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, 47 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 100% हो सकती है यदि सिंक का ताप क्या हो जब 100% होगी। तो सिंपल सी बात है यार, 0 केल्विन होना चाहिए। टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है तभी हो जाएगी 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कार्नो चक्र में होती हैं। अगला क्वेश्चन है कार्नो चक्र में होती हैं 4 प्रक्रियाएं होती हैं कार्नो चक्र में, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 49वां है। एंड्रयू समतापी बिंदु का स्थायित्व होता है कहाँ होता है? क्रांतिक तापमान पर। ठीक है, क्रांतिक तापमान पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 50वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्कोणीय परिक्रम को दर्शाता है? ds बराबर 0। अगर ds बराबर आपका 0 आता है तो आपका उत्कोणीय परिक्रम दर्शाता है। उत्कोणीय परिक्रम का मतलब होता है रिवर्सेबल, ये वाला साइन आता है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 51वां क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। क्या 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा केवल 2 मान cv होते हैं का दिए गए तापमान अद्वितीय मान होता है 0 से इनफाइनाइट के बीच। हाँ, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? 52वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समतापी परिक्रम में ऑक्सीजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है अनंत। समतापी में आयतन की समतापी में ऑक्सीजन गैस जो होती है इनफाइनाइट, अनंत होती है। ओके, समतापी में ऑक्सीजन अनंत होती है। अगला 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्कोणीय परिक्रम है। उत्कोणीय परिक्रम कौन था? अवस्था परिवर्तन बताया था थोड़ी देर पहले। अवस्था परिवर्तन हमेशा उत्कोणीय होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 54, अनुत्कोणीय परिक्रम है। अनुत्कोणीय परिक्रम कौन सा होता है? जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव हमेशा अनुत्कोणीय होता है, उत्कोणीय अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन कह रहा है एंथैल्पी एच को निरूपित किया जाता है बराबर यू प्लस पीवी। करेक्ट आंसर। एंथैल्पी एच को 55 क्वेश्चन में एंथैल्पी एच को निरूपित किया जाता है बराबर यू प्लस पीवी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 56 में क्वेश्चन में क्या है? गैस नियत PV/T नियतांक सत्य है। किसके लिए सत्य है? समतापी और उद्दोष्म दोनों प्रक्रम के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समतापी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों के लिए रहता है। ओके, 57 क्वेश्चन में क्या है? रुतोष प्रक्रम में कृतकार के लिए व्यंजक W बराबर क्या होता है? R/T1 - T2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। रुतोष प्रक्रम में कृतकार व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? इन तीनों सूत्रों के द्वारा कृतकार किया जाता है। W बराबर T1 - T2, W बराबर 1/Γ-1 P1 P2 और W बराबर CV T-1 तीनों के लिए किया जाता है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन 59 में क्या कह रहा है? ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऊष्मा इंजन कहते हैं। ऊष्मा को कन्वर्ट करता है कार में तो ऊष्मा इंजन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? कार्नो चक्र में होते हैं 2 समतापी 2 रुद्धोष्म, टोटल 4 होते हैं, जिसमें से 2 समतापी हो गए, 2 रुद्धोष्म हो गए। ठीक है, 4 होते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, कार्नो चक्र की दक्षता क्या होती है? ऑप्शन ए सॉरी दक्षता ईटा बराबर -T2/T1। इसमें क्या होता है? ऊपर जो होता है सिंक आता है, नीचे जो रहता है सोर्स रहता है। दोनों ध्यान रखो, ऊपर सिंक रहता है, नीचे सोर्स रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 62 क्वेश्चन। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की यांत्रिक ऊर्जा रहती है। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? बढ़ती। ऊर्जा हमेशा बढ़ती है समतापी प्रक्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63। किसी निकाय को 1000 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है, उस निकाय को 418 जूल किया गया, 100 कैलोरी तक ऊष्मा नष्ट हो गई है कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना। यहाँ पे क्या निकला है? ऊर्जा निकालनी है। इसमें फर्स्ट ला डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमने फार्मूला पढ़ा है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का PdV होता है, तो यही तो फार्मूला है। यहाँ पे डब्ल्यू के बराबर हो गया, तो यहाँ से जब जो इधर लाएंगे डेल्टा यू तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू या फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लगा लेना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है भाई,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 64। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी ताप पर वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर। टोटल ऊर्जा उनकी स्थितिज और गतिज दोनों को सम कर लो, जोड़ लो, उनके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बर्फ के लिए एक गैलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी है। 0 डिग्री सी पर 1 किलोग्राम बर्फ उसकी ताप पर जल में परिवर्तित की जाती तो एंट्रोपी बताना है। आपको इससे पहले एक न्यूमेरिकल कराया था, डेल्टा एस बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई टी, जो फार्मूला लगाया था उसमें दिया हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 80,000। और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस के लिए? 273। 80,000 बटे 273 को सॉल्व कर लो, यहाँ से निकल के आ जाएगा। 80,000 बटे 273 को सॉल्व करोगे कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, करके देखना, फार्मूला बता दिया मैंने। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 66। एंट्रोपी नियत रहती है। एंट्रोपी नियत रहती है किसमें? रुद्धोष्म में। रुद्धोष्म में एंट्रोपी नियत रहती है। अगला 67 क्या है? गैस का क्रांतिक ताप 31 डिग्री सी है, कमरे का इतना है तो कमरे की गैस का प्रभाव क्या होगा? गैस द्रवित हो जाएगी। कमरे का टेम्परेचर अगर कम है, क्रांतिक ताप ज़्यादा है तो द्रव हो जाएगी। ठीक है, कमरे का कम है, क्रांतिक ज़्यादा होता है तो द्रव हो जाना। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर कमरे का कम है, क्रांतिक ज़्यादा है तो द्रव गैस जो है द्रवित हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है भाई? इस निकायों में अवस्था ए से बी तक 3 विभिन्न ए सी बी ए बी तथा ए डी बी लिया जाता है कार्य। पहला है ए सी बी, पहला ए सी बी, दूसरा है ए बी, अगला है ए डी बी। ओके, तो इसमें क्या होता है? किया गया कार्य सी परिक्रम ए सी बी में सबसे अधिक कार्य होता है। ठीक है, ए सी बी में सबसे अधिक कार्य होगा इस वाले में। इसमें इतना नहीं होगा, ये तो सीधी चली जाएगी, ये नीचे से जा रही है, ये ऊपर से जाएगी। ठीक है, कार्य हमेशा पॉजिटिव ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 69 क्वेश्चन है कार्बन की दक्षता क्या होगी स्रोत और सिंक के ताप दिए हुए हैं। फार्मूला लगाओ, ईटा बराबर 1 माइनस का T2 बाई T1 या T1 बाई T2, ऊपर सिंक नीचे सोर्स करना, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन 50% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि स्वतंत्र कोटि है F तो विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात Cp बाई Cv क्या होता है? ऑप्शन सी 1+2/F, क्योंकि Cp माइनस Cv बराबर R होता है। ठीक है, यहाँ से जब आप बनाओगे इसको तो यही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है? गैस के रुद्धोष्म प्रसार में शीतलन होता है। शीतलन होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा टी बराबर टी बी अल्फा बाई सी पी इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है शीतलन के लिए। डेल्टा टी बराबर टी बी अल्फा बाई सी पी इंटू डेल्टा टी। ओके, वर्ग माध्य मूल चाल बी आर एम एस तथा भार के बीच संबंध क्या होता है? बी आर एम एस बराबर होता है अंडर रूट कितना होता है? 3 RT/m। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोनों के लिए आ सकता है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट प्रेबल के लिए भी आता है, एवरेज के लिए भी आता है। अगर एवरेज के लिए आ जाए तो हमेशा होता है बी एवरेज बराबर अंडर रूट 8 RT/m, 8 RT/m होता है। ठीक है, ये बी एवरेज के लिए होता है। बात कर रहे हैं अगर हम बी मोस्ट प्रेबल के लिए, तो बी मोस्ट प्रेबल जो होता है, जिसको हम बी एम पी भी बोलते हैं, अंडर रूट 2 RT/m मोस्ट प्रेबल के लिए। और इसमें आ गया है RMS के लिए, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 क्वेश्चन है बच्चों। 73 क्वेश्चन कह रहा है, एक आदर्श गैस को एक चक्र ABCD के चारों ओर ले जाता है, जैसे कि संघ चित्र में दिखाया गया है। ये कार्य है, किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य हमेशा होता है 2P में से P घटाओ, कितना बचा? P
2b में से b घटाओ कितना बचेगा, b। हाँ, इसके लिए कार्य जो होता है W बराबर PV। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु गैस के प्रत्येक अणु की स्वतंत्र कोटि कितनी होती है? 3। एक परमाणु गैस के प्रत्येक अणु के लिए, परमाणु गैस के प्रत्येक अणु के लिए स्वतंत्र कोटि कितनी होती है? 3 होती है। अगला क्वेश्चन है जूल केल्विन प्रभाव में नियत रहने वाली राशि क्या है? एंथैल्पी। बताया था एंथैल्पी नियत रहती है, तो हो गया ओवरऑल इसका 3 आएगा, इसका एंथैल्पी। जैसा कि बच्चों 75 क्वेश्चन हमने करा दिए, अपनी फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट हो गई। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, अब हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। जब सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है कि फर्स्ट यूनिट के जो भी 2 लेक्चर हुए अभी तक, 2 लेक्चर, इनको कंप्लीट देखें, कॉपी पे इनके एमसीक्यू नोट करें, फिर उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए सफिशिएंट इतना ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस पढ़ते रहिए। और आज के लिए इतना ही, अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। अब अपने सेकंड यूनिट के थर्ड लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खूब बढ़िया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।